हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और हम मेनली फोकस करने वाले हैं किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा को। फंजाई को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो थोड़ा एक ब्रॉड टॉपिक है। इस चैप्टर में एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए एनसीईआरटी इज़ सफिशिएंट। जो एग्जांपल्स हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उनको साथ साथ बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से समझना। किंगडम प्लांटिया और एनिमलिया हम अलग इनके चैप्टर हैं, डिटेल में वो अलग से करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। लीनियस ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी, जो सबसे पहले दी थी और जो बहुत ही ईजी थी। उस क्लासिफिकेशन को बनाना भी बहुत ईजी था, क्योंकि ना तो इसने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को डिस्टिंग्विश किया, ना तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को ग्रुप वाइज रखा इसने, ना तो उसने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक देखा। इसने ग्रीन एल्गी और फंजाई को एक ही ग्रुप में प्लांटी में रख दिया। ये बहुत ही इजी और सिंपल क्लासिफिकेशन थी, जो कि इनएडिक्वेट थी। कुछ साइंटिस्ट ने क्रिटिसाइज़ भी किया। बाय टाइम ये मॉडिफाई होके नए नए किंगडम्स आते रहे। किस बेसिस पे नए किंगडम्स आए? कुछ करेक्टर्स थे, जैसे सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का नेचर कैसा है, जो उसका सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, उसके बेसिस पे उन्होंने ग्रुप बना दिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उस ऑर्गेनिज्म का, हेटरोट्रोफिक है ऑटोट्रोफिक है, उस बेसिस पे उसने अलग अलग रखा उनको। हैबिटेट क्या है, रहता कहाँ पे है, ठीक है, एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में रहता है या फिर मॉडरेट कंडीशन में। रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है, मोड क्या है, सेक्सुअल है एसेक्सुअल है, दोनों प्रेजेंट हैं। या फिर उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है किसी दूसरी स्पीशीज़ के साथ, या फिर किस एंसेस्टर से बिलोंग करता है। इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे नई क्लासिफिकेशंस आई। तो हम नई क्लासिफिकेशंस देखेंगे। अब जैसे हमारे पास जो मॉडर्न, जैसे केमिस्ट्री में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, वैसे यहाँ पे मॉडर्न क्लासिफिकेशन है जो आज भी चल रही है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कहीं जगह आपने पढ़ा होगा 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले 5 किंगडम देखो। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन करेक्टर्स के बेसिस पे सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी है यहाँ पे। इन करेक्टर्स के बेसिस पे 5 किंगडम कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब ये तो थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन 6 किंगडम हम बोलते हैं जब हम मोनेरा के, बेसिकली मोनेरा के अंदर ना बैक्टीरियाज आते हैं। अगर हम उन बैक्टीरियाज को अलग डिवाइड कर दें दो में, यू बैक्टीरिया जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, और आर्की बैक्टीरिया, तो जब हम इनको अलग करते हैं तो मोनेरा के भी 2 किंगडम अलग से बन जाते हैं। उस टाइम हम बोलते हैं कि 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। बट अभी हमने यहाँ पे मोनेरा के अंदर ही रखा हुआ है आर्की बैक्टीरिया को भी और यू बैक्टीरिया को भी। हालांकि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों बहुत डिफ़र करते हैं, वो हम देखेंगे कैसे डिफ़र करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। RH विटेकर था जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, ये पूछा जा सकता है नीट के पेपर में। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया 5 किंगडम कौन से होते हैं, किस बेसिस पे था। और 6 किंगडम भी होती है। 6 किंगडम किस बेसिस पे होते हैं? जब मोनेरा को हम अलग डिवाइड कर देते हैं, अलग नाम दे देते हैं, मतलब उसमें भी बैक्टीरिया की क्लासेस को अलग कर देते हैं। जो पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें बैक्टीरिया भी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी, फंजाई भी, मोसिस भी, सब प्लांट्स के अंदर रख दिए थे। इसलिए वो बहुत ईजी क्लासिफिकेशन थी, उनके लिए बनाना ईजी था। बिना कैरेक्टर्स को देखे एक प्लांटी के अंदर ही रख देना, जो कि इनएडिक्वेट है, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी और हायर प्लांट में बहुत डिफरेंस है। ब्लू ग्रीन एल्गी में और फंजाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स का कंपेयर करें एल्गी के साथ तो बहुत डिफरेंस है, इसलिए हमें उनको अलग करना पड़ा। तो अब हम देखते हैं कि 1 बाय 1 क्लासिफिकेशन सिस्टम कि किस बेसिस पे किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स उनका अलग ग्रुप बनाया जब नई क्लासिफिकेशन सिस्टम बनी थी। एक तरफ प्रोकैरियोट्स रखे, एक तरफ यूकैरियोट्स रखे, ठीक है। ये इन्होंने एक ऐसा ग्रुप भी बनाया जिसमें यूनिसेलुलर को अलग रखा, मल्टीसेलुलर को अलग रखा। जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, उन्होंने इनको कहाँ रखा? एल्गी के अंदर रख दिया। मतलब बेसिक कैरेक्टर के बेसिस पे वो अलग अलग ग्रुप बनाते रहे, जिससे 5 किंगडम बना। उन्होंने हेटरोट्रोप्स को अलग रख दिया, उन्होंने ऑटोट्रोप्स को अलग रख दिया। हेटरोट्रोप वाले अलग निकाले जो कि पहले एक प्लांटे के अंदर थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, ऑटोट्रोप्स मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी ग्रुप बना दिए। उन्होंने सेल वॉल की कंपोजिशन, सेल वॉल किसकी बनी है? फंजाई की अगर काइटिन की बनी है तो फंजाई में रख दिया, अगर सेलुलोज की बनी है तो प्लांट्स में रख दिया।
सेलुलोसिक सेल वाले तो प्लांट्स में रख दिया। तो ऐसे ही 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बना। अब हम देखेंगे फर्स्ट किंगडम जो आता है मोनेरा। मोनेरा के अंदर बेसिकली कौन से मेंबर आते हैं? बैक्टीरियाज। मोनेरा के अंदर बैक्टीरियाज आते हैं। जो बैक्टीरियाज होते हैं हमें पता है वो अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो हर जगह मिलते हैं। हर जगह मिलते हैं का मतलब क्या है कि वो कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है हर जगह मिलने वाला, एवरीवेयर। कहीं भी आप देख लो बैक्टीरिया, अगर आप कोई भी मतलब एक सैंड भरेंगे अपने हाथ में तो उसके अंदर भी थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियाज होंगे, हैंडफुल ऑफ सोयल। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, हार्श एनवायरनमेंट, हार्श हैबिटेट में भी रह सकते हैं वो। जैसे हॉट स्प्रिंग्स, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स की बात करें, वो बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं उनको हमने आगे उनके भी ग्रुप्स बनाए। जैसे जो अप टू 90 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकता है, ग्रो कर सकता है, उसको हमने बोल दिया सल्फोलोबस। जो बैक्टीरियाज 85 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकते हैं उनको बोल दिया हाइड्रोजेनोबैक्टर। थर्मोक्राइनिस किसको बोला? जो बैक्टीरिया 80 डिग्री सेल्सियस तक को झेल सकते हैं, उनको सर्वाइव 80 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं उनको। उसके अलावा हमारे पास डेजर्ट्स में जहाँ पे कुछ और लाइफ, बहुत ही कम लाइफ जो है वो सर्वाइव कर सकती हैं, वहाँ पे भी बैक्टीरियाज जो हैं ईजिली रह सकते हैं। उसके अलावा स्नो, डीप ओशियंस जहाँ पे फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। तो ये हमारे पास किंगडम, वो बैक्टीरिया ये सारे किंगडम मोनेरा में आते हैं। अब जैसे कुछ बैक्टीरियाज हैं वो पैरासिटिक नेचर के होते हैं, जिनको कुछ ना कुछ होस्ट चाहिए रहने के लिए। अगर होस्ट नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब बैक्टीरिया को भी इसने कैटेगरीज में डिवाइड किया, किस बेसिस पे? शेप्स के बेसिस पे कैसे किया? जैसे स्फेरिकल को बोल दिया कोकस, जो स्फेरिकल शेप के थे वो कोकस। इस कोकस मतलब सिंगुलर की बात कर रहे हैं, अगर कई सारे बैक्टीरिया की बात करेंगे तो कोकाई। रोड शेप के थे तो बेसिलस बोल दिया, कोमा शेप के थे तो विब्रियम बोल दिया, स्पाइरल शेप के थे तो स्पाइरुलम। ठीक है, ये डायग्राम में यू कैन सी कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरिला एंड विब्रियो, ये डिफरेंट शेप्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया। उसके बाद द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल। इसकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है बहुत ही एक्सटेंसिव होती है। ठीक है, ये बैक्टीरियाज ये ऑटोट्रोफिक नेचर के भी होते हैं और हेटरोट्रोफिक नेचर के भी होते हैं, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें दोनों देखने को मिलेंगे। ऑटोट्रोप में भी ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप भी हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस, लाइट सोर्स होता है उनका, लाइट से सिंथेसाइज करते हैं फूड को। और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, जो केमिकल से, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स से अपना खाना बनाएंगे, डिपेंड करते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। तो ये हेटरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं। उसके बाद अब 2 क्लासिफिकेशन इसके अंदर मैंने 2 डिवीज़न और बताई थी। जैसे मोनेरा के अंदर अलग अलग टाइप के आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो होता है वो ट्रू बैक्टीरिया होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के अंदर वो बैक्टीरियाज आते हैं जो कि बहुत ही हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं, हार्श एनवायरनमेंट को सर्वाइव कर सकते हैं और उसमें ग्रो कर सकते हैं। जो मैंने अभी बताया था वो बैक्टीरिया जो डेजर्ट में, डीप ओशियन में, जो हॉट स्प्रिंग्स में, ये सारे आर्की बैक्टीरियाज होते हैं। जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हेलोफिल्स। लेकिन जो बैक्टीरियाज हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। एंड देन मार्शी एरियाज, कुछ ऐसे होते हैं जो मार्शी एरियाज में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे उन बैक्टीरियाज को बोलते हैं मिथेनोजेंस। आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से डिफर करते हैं इन मैनी वेज। जैसे दूसरे बैक्टीरिया कौन से? यू बैक्टीरिया, जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। कैसे डिफर करते हैं? सेल वॉल की स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है। देखो, अब आर्की बैक्टीरिया बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं। कुछ तो उनके पास ऐसा होगा ना कि वो हार्श एनवायरनमेंट में ईजिली सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो इनके पास एक स्पेशल टाइप की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफर करता है दूसरे बैक्टीरिया से जो ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते उनसे। मिथेनोजन, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, अभी मैंने बताया मिथेनोजन, उनके लिए हार्श एनवायरनमेंट कौन सा है? गट। जैसे कैटल्स के गट के अंदर रहते हैं, उसके अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, वहाँ भी सर्वाइव कर पाते हैं। वहाँ कैसे सर्वाइव कर पाते हैं? इनके पास ऐसी सेल वॉल होती है जो एसिड के रेजिस्टेंट होती है, एसिड को झेल सकती है। ठीक है, तो वो काऊ एंड बफेलोज
जो होती है हमारी काउस के स्टमक के अंदर, काउस के गट के अंदर, वो इजीली सर्वाइव कर पाते हैं, उनको मिथेनोजन बोलते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस और मीथेन। उसके बाद आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, जिसको हम ट्रू बैक्टीरियाज भी बोलते हैं। ये इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है, ठीक है, मोटाइल भी होते हैं। मोटाइल के होते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम फ्लैजेलम बोलते हैं, जो हेल्प करता है मोटिलिटी में। इसमें एक एग्जांपल आता है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। एक्चुअली इट इज़ अ बैक्टीरिया नॉट एल्गी, जिसके पास क्लोरोफिल ए है। अब देखो ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, फिर भी इसको हमने प्लांट में ना रख के मोनेरा में रखा। क्यों? क्योंकि इसके पास बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा थी, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए बिल्कुल सिमिलर है ग्रीन प्लांट से। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। अगर पिगमेंट प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाएगा, तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। तो इनडायरेक्टली वो यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि मोनेरा के अंदर जो साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, या फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से बताओ कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप कौन सा है। तो यू कैन से कि वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप क्यों कौन सा है? ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, कॉलोनीज में मिलता है, अकेला कभी नहीं मिलेगा, कॉलोनीज में मिलेगा, याद रखना। और फिलामेंटस होता है, फिलामेंट्स बने होते हैं। ये फ्रेश वाटर भी, मैराइन भी और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, ठीक है, लैंड पे रहने वाला भी और पानी में भी। पानी में भी वो फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सक्लूसिवली मैराइन, हमेशा मैराइन में ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलोनीज में रहता है, ठीक है। अगर देखो कोई भी चीज़ कॉलोनी में है तो उसको पकड़ने के लिए आसपास कुछ दीवार जरूर होगी। तो कॉलोनीज में रहता है तो उसके आसपास एक जिलेटिनस की कवरिंग होती है, जेली लाइक सब्सटेंस की कवरिंग होती है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़ के अंदर ब्लूम्स बना देता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत बड़ा आया हुआ है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़ के अंदर ब्लूम्स बना देगा? तो वो साइनोबैक्टीरिया। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, अब कुछ होते हैं कि जो, अब देखो इस साइनोबैक्टीरिया के पास, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, की स्पेशल सेल्स दिख रहे होंगे बड़े बड़े, जो पर्पल कलर का बीच में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ये जो सेल्स हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिसको हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। इनका मेनली काम क्या होता है? इनका काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना। कौन सी नाइट्रोजन को? जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, N2 की फॉर्म में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, उसको फिक्स करके ये नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल देते हैं और सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं। सॉइल के अंदर मिक्स करने के बाद वो नाइट्रोजन प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे, जो कि प्लांट्स डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते थे, उन्होंने उसको चेंज करके इनडायरेक्टली फिर एब्जॉर्ब करवाया। तो हेट्रोसिस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, किसमें? नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका एग्जाम्पल है नोस्टोक एंड एनेबिना। उसके बाद आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। अभी जो हमने ऊपर पढ़े वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक थे, अब हम पढ़ेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अभी मैंने बोला था कि कीमोसिंथेटिक जो भी होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करके अपना खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड एमोनिया, और एनर्जी रिलीज़ करते हैं एंड रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। इनका मेन रोल होता है रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स में। अब जैसे नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, आयरन एंड सल्फर, इनमें। इनके ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया के अलावा हमारे पास यू बैक्टीरिया में हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया भी आते हैं। हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट अबंडेंट इन नेचर है। दे ज़्यादातर जो होते हैं हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया वो डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं। मेन इम्पैक्ट होता है उनका ह्यूमन की लाइफ पे। जैसे मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं, दूध से दही बनाएंगे, उसमें भी हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया होगा, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूम प्लांट्स के अंदर होती है, लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं। एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन जो करवाते हैं वो भी हेटरोट्रोफिक बैक्टीरियाज होते हैं। सम बैक्टीरियाज आर पैथोजेनिक इन नेचर, कुछ डिजीज़ कोजिंग होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, क्रॉप्स में डिजीज़ कोज करते हैं, फार्म एनिमल्स के अंदर और पेट्स के अंदर डिजीज़ कोज करते हैं। जैसे कुछ डिजीज़ हैं
कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सब डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया कोज करता है। अब क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो बैक्टीरिया कोज कर सकता है, या फिर उल्टा पूछ सकते हैं कि ये डिजीज़ कौन कोज करता है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी। तो इसके अलावा बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है, मेनली फिजन से। एक बैक्टीरिया एसेक्सुअली डिवाइड करेगा तो दो में डिवाइड हो जाएगा, फिजन, टूट जाएगा। अनफेवरेबल कंडीशन अगर होगी तो वो फिजन की जगह वो स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स क्यों? क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में जब स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा तो स्पोर्स के आसपास एक ऐसी कवरिंग होगी जो उस एडवर्स कंडीशन में उसको सर्वाइव करने में हेल्प करेगी, ठीक है। उसके अलावा दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे? एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के पास जाएगा और अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब इसमें दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हुई, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। यहाँ से 60 to 70% चांस होते हैं जो क्वेश्चन आए। माइकोप्लाज्मा जो होता है ये भी बैक्टीरिया है, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है, लैकिंग, कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। एक एक्सेप्शन ही मान लो कि माइकोप्लाज्मा नो सेल वॉल और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बताओ कौन सा होता है, दैट इज़ माइकोप्लाज्मा। और एक ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव कर सकता है बिना ऑक्सीजन के। अब मैनी माइक्रोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्लांट्स के पैथोजेनिक होते हैं ये माइकोप्लाज्मा, ठीक है। होप ये मोनेरा में अब जो जितना भी पढ़ा वो सब समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। कोई भी अगर डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और मेरी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाके मेरी वेबसाइट पे जाके वहाँ से नोट्स भी ले सकते हैं। जिसको नोट्स चाहिए हो, जिस नहीं अवेलेबल होंगे तो वो मैं नोट्स प्रिपेयर करके वो मैं अपनी साइट पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ले सकते हो। तो अब हम शुरू करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिज्म? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। अब हमने क्लासिफिकेशन के टाइम पे जितने भी सिंगल सेल्ड एक सेल के यूकैरियोट्स थे, नॉट प्रोकैरियोट्स, यहाँ पे यूकैरियोट्स की बात हो रही है। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो वो बैक्टीरिया आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स नहीं होंगे, यूकैरियोट्स होंगे, बट सिंगल सेल्ड होंगे। सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर्स प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर वो एक्वेटिक ही मिलेंगे। अब प्रोटिस्टा में हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास फ्लैजिला भी होता है और सीलिया भी होता है मूवमेंट के लिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए। और कुछ वाटर करंट, क्योंकि एक्वेटिक हैं वहाँ पे उनको फूड को एंगल्फ करना है तो वाटर करंट की मदद से करते हैं, और वाटर करंट जनरेट करने के लिए सीलियाज कुछ ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। अब देखो, अब हम इन ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं जो प्रोटिस्टा के हमने आगे ग्रुप्स किए। उन ग्रुप्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट ग्रुप के अंदर क्या क्या आता है? डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि डेस्मिड्स किस एल्गी को बोलते हैं और वो किससे बिलोंग करता है, मोनेरा से कि प्रोटिस्टा से। तो गोल्डन एल्गी और डायटम्स जिसमें आते हैं, जिसको हम गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स भी बोलते हैं। ये मेनली फ्रेश वाटर में मिलते हैं और ये मैराइन वाटर में भी देखे जा सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, और ये वाटर करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन में, मतलब प्लैंक्टोनिक नेचर के होते हैं। मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसका मतलब कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होगा, प्लांट लाइक प्रॉपर्टी आ गई इसके अंदर भी। डायटम्स की बात करें तो डायटम की सेल वॉल जो होती है ना, उसमें सेल वॉल्स कैसे फॉर्म होती है? टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं जो एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे होते हैं, फिट हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। सेल वॉल जो होती है इनकी वो ओवरलैप करती है, टू ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाते हैं। जैसे सोप बॉक्स होता है, सोप बॉक्स देखा होगा, उसका लीड होता है, उसका ढक्कन जो होता है उसको कवर कर लेता है ऊपर से, ऐसे ही इसमें होता है। जो वॉल्स होती हैं वो एम्बेडेड होती हैं विद सिलिका से, सिलिका, और इसकी ताकि इसकी वॉल जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर की रहे, ठीक है, इसको कोई नुकसान ना हो। डायटम्स, अब जहाँ पे जो इनका हैबिटेट होता है ना वाटर के अंदर, जहाँ पे डायटम्स अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं? एक सेल वॉल, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट कर जाते हैं हैबिटेट के अंदर। जब उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है ना कई सालों तक,
उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है बिलियंस ऑफ ईयर्स तक, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायएटोमेशियस अर्थ। वो किसकी वजह से बोला, क्योंकि उसका डिपोजिशन होने लग गया, एक्यूमुलेट होने लग गए कई सालों तक पड़े पड़े उसकी जो सेल वॉल है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा, तो ये इसको ध्यान रखना कि किसकी वजह से होता है, किस फाइलम से और किस ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका ग्रिटीनेस नेचर होने की वजह से ये पॉलिशिंग में भी यूज़ होता है, फिल्टरेशन में यूज़ होता है, ऑयल्स और सिरप को फिल्टर करना हो तो ठीक है उसको फिल्टर करने में भी यूज़ होता है। डायटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं ओशियंस का, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि चीफ प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं ओशियंस के, तो वो डायटम्स होते हैं, वो बिलोंग करते हैं क्राइजोफाइट्स ग्रुप प्रोटिस्टा के। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आता है प्रोटिस्टा का डाइनोफ्लैजिलेट्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैराइन। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक नेचर के ही होते हैं, क्यों पहले ग्रुप भी हमने फोटोसिंथेटिक नेचर का पढ़ा था, ये भी फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है। दे अपीयर, अब देखो अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखें तो यहाँ पे ये येलो कलर का अपीयरेंस, इसकी येलो कलर, ग्रीन कलर, इट मे बी ब्लू और ब्राउन और रेड भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है। सेल वॉल जो है, सेल वॉल है स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, इनकी सेल वॉल के ऊपर एक सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं आउटर सरफेस पे। ज़्यादातर इनके पास दो तरह के फ्लैजिलाज प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने प्रोटिस्टा का बताया था नेचर है इसका फ्लैजिला और सीलिया होना, तो इसके पास दो टाइप के फ्लैजिलाज हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास। एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल लाई करता है और एक ट्रांसवर्स, ठीक है, इन द फुरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, एक ग्रूव्स बना हुआ है उसके अंदर ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है। अब इसका एक एग्जांपल है रेड डाइनोफ्लैजिलेट, जिसको हम गोनियोलैक्स भी बोलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स किसको बोलते हैं, गोनियोलैक्स को, जो बिलोंग करता है डाइनोफ्लैजिलेट से। ये गोनियोलैक्स जो है, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसके अंदर सी के अंदर, ठीक है, सी को रेड बना देते हैं पूरा, क्योंकि रेड कलर के होते हैं, इतनी जल्दी प्रोलिफरेट करते हैं, इतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर हम सी देखें तो पूरी रेड दिखती है। रेड किसकी वजह से दिखती है, वो दिखती है गोनियोलैक्स की वजह से। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आया हुआ है, द रेड टाइड, रेड सी इज बिकॉज ऑफ विच ऑर्गेनिज्म, या फिर प्रोटिस्टा की दवा दे देंगे या नीचे नाम दे देंगे साइंटिफिक नेम, तो गोनियोलैक्स नाम है उसका, जो कि रेड डाइनोफ्लैजिलेट है। उसके बाद आता है यूग्लिनोइड्स। अब नेक्स्ट है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स में मेजोरिटी जो है वो फ्रेश वाटर है। ये वो ऑर्गेनिज्म जो कि स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, मतलब रुका हुआ जहाँ भी पानी होगा ना उसके अंदर मिलेंगे ये। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, अब देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ रहा है कि सेल वॉल ना होने की वजह से सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होते हैं पेलिकल की, जो कि इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है, फ्लेक्सिबल बना देगी। दे हैव टू फ्लैजिला, इनके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। अब बी में देख सकते हो, फिगर बी में एक शॉर्ट फ्लैजिला एक लॉन्ग फ्लैजिला है। ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट से, सनलाइट की प्रेजेंस में वो फूड बनाएंगे। ठीक, जब यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि जब सनलाइट इनके पास प्रेजेंट होगी, जब सनलाइट अवेलेबल होगी, तो वो क्या करेंगे, ऑटोट्रोफिक नेचर करेंगे, मतलब ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेंगे। जब सनलाइट नहीं होगी तो वो हेटरोट्रोप की तरह बिहेव करते हैं। यूग्लिनोइड की एक खास बात है। तो हेटरोट्रोप की तरह कैसे, हेटरोट्रोप तो वो हेटरोट्रोप में खाना किसी और से लेना पड़ेगा, तो वो प्रीडेट करेंगे, मतलब प्रीडेटर की तरह बिहेव करेंगे स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स पे। तो पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स जो होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, वो बिल्कुल हायर प्लांट्स के जैसे होते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों मोड एक टाइम, मतलब दोनों मोड देखे जा सकते हैं अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, मतलब अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ऑटोट्रोफ, अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो हेटरोट्रोफ। उसके बाद आता है स्लाइम माउल्ट्स। स्लाइम माउल्ट्स जो है वो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, सेप्रोफिटिक नेचर का है, वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है। बॉडी मूव्स, अब देखो जहाँ पे भी उसको डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स दिखेंगी वहाँ पे फीड करेगा। सुटेबल कंडीशन में ये क्या करता है, ये ग्रुप बना लेता है। देखो ये जो स्लाइम बाउल्स हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी ये अकेले नहीं रहेंगे, ये ग्रुप बना लेंगे। उस ग्रुप को हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो, बहुत फीट तक ग्रो कर जाते हैं, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप बना लेते हैं। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, यही प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेगा, मतलब एक ऐसी बॉडीज़ बना लेगा जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे।
स्पोर्स कवरिंग एक स्पोर्स बियरिंग बॉडी बना लेता है अनफेवरेबल कंडीशन में, अपनी टिप के ऊपर स्पोर्स ले लेता है, मतलब स्पोर्स वहाँ पे प्रोड्यूस करता है। ये जो स्पोर्स हैं इनके पास ट्रू वॉल्स होती हैं। अभी मैंने बताया कि स्पोर्स क्यों बनते हैं, क्योंकि स्पोर्स के पास एक ऐसी वॉल होती है जो एक्सट्रीम हार्श, जो एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। अब वो स्पोर्स हवा की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है अनदर ग्रुप इज प्रोटोजोन, जो कि लास्ट ग्रुप है प्रोटिस्टा का। ऑल प्रोटोजोन जो होते हैं वो हेटरोट्रोप्स होते हैं, हेटरोट्रोपिक नेचर के होते हैं, और ये प्रीडेटर की तरह रहते हैं, पैरासाइट की तरह रहते हैं, मतलब कोई ना कोई होस्ट चाहिए इनको। ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं एनिमल्स के एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रोप्स हैं। मेनली ये 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं प्रोटोजोन्स के, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स। अगर हम बात करें एमीबॉइड प्रोटोजोन्स की, ये एमीबा जैसे होते हैं, ये कैप्चर करते हैं फूड को सीडोपोडिया से जैसे अमीबा करते हैं। ये फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये कैप्चर करते हैं, मैंने बताया सीडोपोडिया से जैसे अमीबा करता है किसी भी प्रे को। मेराइन फॉर्म्स जो होती हैं इनकी, जो मेराइन एमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं उनके पास सिलिका के शेल होते हैं, मतलब कवरिंग जो होती है वो सिलिका की बनी होती है। इसका एग्जाम्पल जो है वो एंटामीबा है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो कि एक पैरासाइट है। एंटामीबा क्या है, एक एमीबॉइड प्रोटोजोन है। उसके बाद आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स मतलब ये फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मतलब किसी पे डिपेंड भी नहीं है, और पैरासिटिक नेचर भी हो सकता है, मतलब किसी होस्ट पे डिपेंड रहेंगे। जैसे ना एज नेम सजेस्टेड कि वो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा क्योंकि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं। पैरासिटिक फॉर्म जो होती है इसकी, ये कुछ डिजीज़ कॉज करते हैं, जिसमें से एक है स्लीपिंग सिकनेस, जो कि ट्राइपेनोसोमा कॉज करता है। ये स्लीपिंग सिकनेस और ट्राइपेनोसोमा की अगर किसी ने लाइफ साइकिल देखनी है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, तो यू कैन वॉच ट्राइपेनोसोमा इन डिटेल, क्योंकि वो भी एक हमारे नीट का पार्ट है, वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में आई थिंक, तो आप वहाँ से देख लेना। उसके बाद आता है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। ये सिलिएटेड प्रोटोजोन्स जो हैं वो एक्वेटिक इन नेचर, एक्वेटिक, ठीक है, एक्वेटिक मतलब पानी में रहेंगे और एक्टिवली मूव करेंगे क्योंकि इनके पास सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया मूवमेंट में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर एक्वेटिक है तो ये फिल्टर फीडिंग भी शो करेंगे, और वो फिल्टर फीडिंग में हेल्प कौन करेगा, सीलिया हेल्प करेगा। तो ये क्या करेगा, सीलिया इतनी तेज मूव करेगा, ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से पानी के साथ साथ दूसरा जो मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट हैं वो भी अंदर आएंगे और डायरेक्ट अपनी कैविटी के अंदर चला जाएगा, मतलब गुलेट बोलते हैं इसके अंदर, गुलेट में चला जाएगा जो ओपन होगा टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। उसके बाद कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है इनकी सीलिया की रोज में, जिसकी वजह से वो एंटर करता है। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। नेक्स्ट प्रोटोजोन इज स्पोरोजोन्स। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। इनकी लाइफ साइकिल के अंदर, इन स्पोरोजोन्स की लाइफ साइकिल के अंदर एक ऐसी इन्फेक्शियस स्टेज आती है ना, एक स्पोर लाइक स्टेज आती है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, जो कि बहुत, जैसे हमने पढ़ा है प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, यहाँ पे स्पोरोजोइट्स बोलते हैं, स्पोरोजोइट्स जो कि इन्फेक्शियस स्टेज होती है। एक मॉस्किटो बाइट करता है और वो स्पोर्स मतलब स्पोरोजोइट्स ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर देता है, तो वो इन्फेक्शियस स्टेज की बात कर रहे हैं। तो वो किसका एक एग्जाम्पल है, स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल है। अ डिजीज़ विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। बिल्कुल ही अगर पढ़ा होगा, अगर ये मलेरियल पैरासाइट्स के बारे में भी वीडियो देखनी है तो यू कैन वॉच ऑन माई यूट्यूब चैनल। अभी हम इतना ही करेंगे, किंगडम फंजाई नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिटेल में। जितना अभी पढ़ लिया वो काफ़ी है नीट के लिए। फिर क्वेश्चंस भी देख लेना, किसी को क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो वो क्वेश्चंस का क्विज़ मैं अपनी वेबसाइट पर डाल दूँगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक ज़रूर कर देना, ऐसे नहीं जाना किसी ने।